हेलो फ्रेंड्स। हम कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स देख रहे थे, तो इसमें स्टार्ट करते हैं अगली श्रृंखला में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ईपीआई एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट स्थित द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की यह एक संयुक्त परियोजना है। ईपीआई में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक दी जाती है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 1 जून 2022 को पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। ईपीआई 2022 के तहत 11 श्रेणियों में विभक्त 40 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर विश्व के 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। श्रेणियाँ कितनी हैं? 11। प्रदर्शन संकेतक कितने हैं? 40। और देश कितने हैं? 180। इन 11 श्रेणियों को पुनः 3 नीतिगत उद्देश्यों में समूहबद्ध किया गया है। उद्देश्य देख लेते हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवन शक्ति और जलवायु नीति। समग्र रूप से ईपीआई रैंकिंग यह प्रदर्शित करती है कि कौन से देश सर्वश्रेष्ठ तरीके से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने पर वर्ष 2050 में केवल 4 देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होंगे। वर्ष 2050 में कुल 24 देश लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे 2050 में। इन देशों को द डर्टी टू डजन नाम दिया गया है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड। अंतिम 3 देश देख लेते हैं। तो अंतिम स्थान पर भारत, 180 देशों में भारत का स्थान 180 है। म्यांमार 179 और वियतनाम 178। ब्रिक्स देशों की स्थिति देख लीजिए। ब्राज़ील की रैंकिंग 81 है, रूस की 112, भारत की 180, चीन की 160 और दक्षिण अफ्रीका की 116। ईपीआई 2022 में भारत को 180 देशों की सूची में अंतिम स्थान मिला है। वहीं 2020 में भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ था। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 देखते हैं। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक से ही प्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न होता है। ज्ञातव्य है कि टीटीसीआई पिछले 15 वर्षों से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता रहा है। टीटीसीआई का टीटीडीआई के रूप में रूपांतरण यात्रा एवं पर्यटन विकास संकल्पनाओं के संदर्भ में इस सूचकांक की कवरेज में विस्तार को प्रदर्शित करता है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच, जिसे WEF भी कहते हैं, के द्वारा यात्रा एवं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इस सूचकांक का शीर्षक क्या है? एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण। इसे जरूर याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टीटीडीआई 2021 में कुल 117 देशों को शामिल किया गया और इनमें 5 देश जो शीर्ष पे हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। फिर से देखिए, जापान नंबर 1 पे है, अमेरिका दूसरे पे, स्पेन को तीसरा स्थान, फ्रांस को चौथा और जर्मनी 5वां स्थान पर। और अंतिम स्थान पर कौन है? चाड। भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 54वीं रैंक प्राप्त किया है और दक्षिण एशिया में यह शीर्ष पर है। और 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 46वीं थी। अब देखते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022।
विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। हाल ही में WCR के 34वें संस्करण को जारी किया गया। इस रैंकिंग में 333 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के आधार पर विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। यह रैंकिंग निम्न 4 कारकों के आधार पर देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को मापती है, जैसे आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और चौथा है आधारभूत संरचना। IMD WCR के 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसे अंडरलाइन करें, यह पूछा जा सकता है, डेनमार्क। नेक्स्ट है, इसके शीर्ष देश देख लीजिए। डेनमार्क है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर सिंगापुर है। WCR 2022 में भारत ने 6 स्थानों का सुधार करते हुए 66.01 स्कोर के साथ 37वां स्थान हासिल किया है। पिछले 5 वर्षों में भारत का समग्र प्रदर्शन देख लेते हैं। कभी कभी कूट के माध्यम से सवाल पूछ लेता है। 2022 में 37वां, 2021 में 43वां, 2020 में 43वां, 2019 में भी 43वां और 2018 में 44वां। तो 19, 20, 21 43 है, 18 में 44 है और 2022 में 37 है। एशिया प्रशांत के कुल 14 देशों के संदर्भ में भारत की रैंकिंग 11वीं है, जबकि पिछले वर्ष यह 12वें स्थान पे था। तो 1 अंक का सुधार भी है। विश्व अल्पसंख्यक रिपोर्ट देख लेते हैं। हाल ही में वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट जारी की गई है। पहली बार जारी वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट ने माना है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को पटना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा जारी किया गया है। चूँकि यह है पहली रिपोर्ट है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिए, शायद पूछ ले। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को विभिन्न देशों को उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह पहली ऐसी रिपोर्ट है जो देशों को उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर रैंक दी जाती है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में कुल 110 देशों को शामिल किया गया। कितने देश हैं? 110 देश हैं। न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या वाले देशों को ही इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हालांकि 110 देशों की सूची में मालदीव को जनसंख्या मानदंड को पूरा न करने के बावजूद भी शामिल किया गया। याद रखिएगा, मालदीव को जनसंख्या कितनी है इसमें? 10 लाख और देश कितने हैं? 110। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? भारत है, दक्षिण कोरिया है और जापान है। इस रिपोर्ट में विश्व के 110 देशों में भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स हाल ही में चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है। WGI यानी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। इसमें कुल 119 देशों को शामिल किया गया है जो वैश्विक वयस्क जनसंख्या के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। अब देख लेते हैं। पहले स्थान पर इंडोनेशिया है, केन्या दूसरे स्थान पर और USA तीसरे स्थान पर उदारता के मामले में। और 2022 में भारत ने 57वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2022 की रैंकिंग में अंतिम 4 देशों में कंबोडिया, जापान, अफगानिस्तान तथा मिस्र हैं, जिनकी रैंकिंग 119, 118, 117 और 116 है। सतत विकास रिपोर्ट देख लेते हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र
सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया था। कब? 2015 में। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना था। कितने लक्ष्य थे? 17 गोल थे। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट को जारी किया गया है और यह 7वां संस्करण है। इसका थीम याद रखिएगा, इसका शीर्षक है संकट से सतत विकास तक, एसडीजी वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में। इसको 3 स्टार देते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के अंतर्गत एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है। वर्ष 2021 में औसत एसडीजी सूचकांक स्कोर 66.0 है। शीर्ष देश देख लेते हैं: फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया। और अंतिम 5 देश देख लेते हैं: सूडान, सोमालिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिणी सूडान। सूचकांक के अंतर्गत कुल 163 देशों को रैंकिंग दी गई थी, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 121 स्थान है। और भारत का समग्र स्कोर कितना है? 60.32 है। एसडीजी को प्राप्त करने में सरकारी प्रतिबद्धताओं एवं प्रयासों की दृष्टि से भारत को निम्न एसडीजी प्रतिबद्धता की श्रेणी 40 से 50 में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक में विगत 3 वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 2020 में 117 और 2021 में 120वां स्थान था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने एसडीजी जैसे 1, 3, 7, 6, 8, 9 में मध्यम सुधार ही दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत एसडीजी 13 जिसमें जलवायु कार्रवाई और एसडीजी 12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन को प्राप्त कर चुका है। याद रखिएगा एसडीजी 13 और 12 को। बांग्लादेश और कंबोडिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने 2015 के बाद से एसडीजी पर सबसे अधिक प्रगति की है। वर्ष 2022 में स्वीडन आयातित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की मंशा की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? स्वीडन। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट देख लेते हैं। यूएन हैबिटेट मानव बस्ती और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव बस्तियों पर आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1978 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, नैरोबी केन्या में है। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। हाल ही में यूएन हैबिटेट ने विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना शीर्षक से जारी की है। इसका शीर्षक जरूर याद रखिएगा। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र के दौरान जारी किया गया। ध्यातव्य है कि वर्ल्ड अर्बन फोरम का 11वां सत्र 26 से 30 जून 2022 के मध्य पोलैंड के केटोविस नामक शहर में आयोजित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, पोलैंड के केटोविस शहर। ध्यातव्य है कि वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 11 जिसमें सतत शहर एवं समुदाय के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है। ये पॉइंट अच्छा है, इसे आप मेंस में डाल सकते हो। रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको फिर से 3 स्टार दीजिए। जो चीन लगभग 1 बिलियन शहरी आबादी के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी आबादी वाला देश होगा। कब तक? 2035 तक। कितना? 675 मिलियन होने का अनुमान है। 2035 के मध्य भारत में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 43.2% होगी। वर्ष 2021 में वैश्विक शहरी आबादी 56% से बढ़कर के 2050 में 68% होने का अनुमान है। ये सब इम्पॉर्टेंट है,
इसे जरूर ठीक से देखिए। अब आ गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। 12 से 13 जनवरी 2023 के मध्य भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह एक नई और अनूठी पहल है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास विजन से प्रेरित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाना, जिससे वह एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा कर सकें। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। यह सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में प्रायोजित किया गया। इसमें कुल 10 सत्र शामिल थे। इन 10 सत्रों में उद्घाटन एवं समापन सत्र जो है राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष स्तरीय था, जिसकी मेजबानी किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अतिरिक्त 8 मंत्री स्तरीय, जिसमें वित्त, पर्यावरण, विदेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य एवं व्यापार आदि भी आयोजित किए गए। इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 125 देशों के नेताओं और मंत्रियों ने भागीदारी की है। इस सम्मेलन के समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न नई पहलों की घोषणा की गई है। यह पहल देख लीजिए। आरोग्य मैत्री, वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र, वैश्विक दक्षिण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, वैश्विक दक्षिण युवा राजनीतिक मंच, वैश्विक दक्षिण छात्रवृत्ति। अब आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सकीय आपूर्तियां उपलब्ध कराएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं साधारण बैठक का दूसरा चरण आयोजित किया गया। यह कहाँ पर हुआ है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ध्यातव्य है कि सम्मेलन का पहला चरण चीन की मेजबानी में 11 से 15 अक्टूबर के मध्य 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। COP15 के साथ ही COP MOP 10 यानी कि 10th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्वाइविंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी तथा NPMOP 4th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्वाइविंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द नगोया प्रोटोकॉल का भी आयोजन किया गया। शॉर्टकट बोल सकते हैं आप इसे। COP15 के साथ COP और MOP 10 तथा NPMOP 4। दिसंबर 22 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित COP15 की अध्यक्षता चीन ने की थी। सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। GBF के अंतर्गत 4 उद्देश्यों और 23 लक्ष्यों को शामिल किया गया, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। कब तक? 2030 तक। वर्ष 2030 तक जिन 23 लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है, उनमें कुछ प्रमुख लक्ष्य उन्हें देख लेते हैं। जैसे विश्व की कम से कम 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, तटीय क्षेत्रों और महासागरों को प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन, खराब हुए स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के कम से कम 30% की बहाली। COP15 के प्रतिनिधियों ने GBF के भीतर लाभों को एक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुपक्षीय कोष स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। इस कोष को वर्ष 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाले COP16 में अंतिम रूप दिया जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि COP16 कहाँ होने वाला है? तुर्की में। तुर्की का अब नाम तुर्की है। जैव विविधता अभिसमय के बारे में जान लेते हैं। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को अनौपचारिक रूप से जैव विविधता अभिसमय के रूप में जाना जाता है। यह अभिसमय 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया। CBD जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
यह अपने हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। CBD का सचिवालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। वर्तमान में 196 देश CBD के पक्षकार हैं, जिनमें 168 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी CBD के पक्षकार नहीं हैं। भारत 19 मई 1994 से CBD का पक्षकार है। कौन कौन नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। कहाँ पर? बाली, इंडोनेशिया में। कौन सा था ये? 17वां। भारत में कौन सा हो रहा है? 18वां। कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद से वैश्विक नेताओं की पूर्ण भौतिक उपस्थिति वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय या थीम क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। यह शिखर सम्मेलन निम्न 3 अंतर संबंध स्तंभों पर केंद्रित रहा। देख लेते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना, सतत ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल रूपांतरण। 17वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में भारत के G20 शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली, इंडोनेशिया में अन्य G20 नेताओं के साथ तमन, हुतान, राया, गुराह, राय मैंग्रोव वनों का दौरा किया और मैंग्रोव पौधे लगाए। भारत इंडोनेशिया की G20 की अध्यक्षता के तहत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। कहाँ पर? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में भारत शामिल हो गया है। उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। ये पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है वो किसकी पहल है? तो इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात का। ज्ञातव्य है कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित 27 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन हुआ था COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। कब? 1 दिसंबर 2022। और यह अध्यक्षता कब करेगा? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। G20 के बारे में कुछ जान लेते हैं। 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के केंद्रीय विषय पर आधारित है। यह विषय कहाँ से लिया गया? महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला से प्रेरित है। हरा और नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है। ज्ञातव्य है कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन हेतु विशेष आमंत्रित अतिथि देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा UAE शामिल हैं। भारत G20 शिखर सम्मेलन एवं उससे संबद्ध बैठकों का आयोजन केवल नई दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। भारत के 50 से अधिक शहरों में G20 की 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है। ये चारों शहर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूपी के परिदृश्य में। 11 से 12 फरवरी 23 को G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन आगरा में किया गया है।
भारत की G20 की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका बहुत इंपॉर्टेंट है का हिस्सा है। ट्रोइका में कौन कौन से देश हैं ये जान लीजिए। इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल है। यह प्रथम अवसर है जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में और 2025 में इसका दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। G20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में हुई थी। इसमें 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं। वैसे इसमें देशों की जो संख्या है वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार जान लीजिए कि कौन कौन से देश इसमें हैं। इसमें कुल 19 देश हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 समूह के सभी सदस्य समग्र रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% का, वैश्विक व्यापार के लगभग 75% का तथा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2/3 जनसंख्या। नेक्स्ट देख लेते हैं G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। 28 दिसंबर 22 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस जो है लॉन्च किया। ये पूछ सकता है किसने लॉन्च किया है, तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का उद्देश्य जो है G20 देशों के साथ साथ आमंत्रित गैर सदस्य राष्ट्रों से स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना, मान्यता देना और उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना है। ये भी पॉइंट्स आप मेंस में लिख सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें जो अश्विनी वैष्णव जी हैं इसे लॉन्च किए हैं ये पूछा जा सकता है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में बंगलुरु में प्रस्तावित है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन है ये कहाँ होना है, तो ये बेंगलुरु में प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022। UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 27वां सत्र, जिसे COP27 कहते हैं, 6 से 20 नवंबर के मध्य शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। पूछ सकता है कि COP27 कहाँ हुआ है, तो शर्म अल शेख मिस्र में। उल्लेखनीय है कि COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था, 2021 में ग्लासगो यूके में किया गया था। COP27 में भारत ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की विषय वस्तु पर एक पवेलियन स्थापित किया था। कौन सा विषय था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ज्ञातव्य है कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया था। उल्लेखनीय है कि नवंबर 21 में COP26 में प्रधानमंत्री ने लाइफ की अवधारणा प्रस्तुत की थी। वस्तुतः मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करेगा। उल्लेखनीय है कि जो मिशन लाइफ है इसकी अवधि कितनी है, 2022 से 28 तक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मिशन लाइफ देगा और COP26, COP27 और 8 दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये COP26 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था और इसकी अवधि 2022 से 28 है, तो इसकी प्रासंगिकता भी है। यह मिशन व्यक्तियों और समुदायों को एक ऐसे स्तर को अपनाने हेतु प्रेरित करेगा जो प्रकृति के अनुकूल हो और उसे नुकसान न पहुंचाए। ऐसे जीवन स्तर को अपनाने वाले लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल के रूप में मान्यता दी जाएगी। COP27 के समापन पर शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना को अंगीकृत किया गया। COP27 के दौरान क्षति एवं नुकसान, लॉस एंड डैमेज से निपटने हेतु
एक कोष की स्थापना के ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह कोष जलवायु संबंधी आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित सुभेद्य देशों को क्षति एवं नुकसान की भरपाई हेतु धन उपलब्ध कराएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 3.1 बिलियन डॉलर की एक योजना की घोषणा की गई, जो अगले 5 वर्षों के अंदर पूर्ण चेतावनी प्रणालियों द्वारा पृथ्वी पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इस सम्मेलन के 27 वर्षों के इतिहास में पहली बार कृषि की विषय वस्तु पर एक पूरा दिन समर्पित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान सतत रूपांतरण हेतु खाद्य एवं कृषि नामक पहल को लॉन्च किया गया है। यह पहल वर्ष 2030 तक कृषि एवं खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए जलवायु वित्त की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। कब तक के लिए है? 2030। उल्लेखनीय है कि COP28 का आयोजन 30 नवंबर 2012 मतलब 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। COP28 कहाँ होना है? दुबई में। COP27 कहाँ पर हुआ है? मिस्र में। और COP26 ग्लासगो में। 22वां SCO शिखर सम्मेलन देख लेते हैं। 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की जो परिषद की 22वीं बैठक है, यह समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। सम्मेलन के उपरांत समरकंद घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान ईरान को SCO के स्थायी सदस्य का दर्जा दिया गया। साथ ही बेलारूस को SCO के सदस्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। मालदीव को संघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तो अगर संवाद भागीदार पूछेगा तो कौन सा देश है? मालदीव है। बहरीन, कुवैत, UAE तथा म्यांमार को भी SCO के संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कौन कौन से देश हैं? एक तो यहाँ मालदीव है, बहरीन, कुवैत, UAE तथा म्यांमार। मिस्र, सऊदी अरब तथा कतर को SCO संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने हेतु भी ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इन देशों को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा देश है जो संवाद भागीदार का दर्जा प्राप्त किया है, या इनमें से कौन सा देश नहीं है। संघाई सहयोग संगठन के सचिवालय तथा UNESCO यानी कि यूनेस्को के मध्य 2023 से 27 की अवधि हेतु एक ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हुआ है। कब से कब तक के लिए? 2023 से 27 के लिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि वाराणसी को वर्ष 2022-23 में संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है UPPCS के लिए। SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित होने वाला जो है वाराणसी पहला शहर है। वाराणसी को यह दर्जा प्रदान किए जाने के फलस्वरूप भारत और SCO के सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक एवं मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में भारत SCO संयुक्त राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष है। यह प्रथम अवसर है जब भारत जो है SCO का अध्यक्ष बना है। और कब तक के लिए है? सितंबर 2022 से अगले 1 वर्ष की अवधि के लिए यह SCO का अध्यक्ष है। भारत द्वारा SCO की अध्यक्षता का केंद्रीय विषय थीम क्या है? टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। सिक्योर का पूर्ण रूप निम्नवत है। इसे आप देख लीजिएगा, ये मेंस में आएगा, PT में नहीं पूछा जाएगा। फिर भी सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन द रीजन, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन।
इन पॉइंट्स को आप मेंस के आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं, अभी इनकी उतनी आवश्यकता नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 कहाँ प्रस्तावित है? भारत में। ज्ञातव्य है कि भारत की मेजबानी में 17-18 मार्च 2023 को वाराणसी में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है। एससीओ के बारे में कुछ फैक्ट है, देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुई थी। एससीओ के 8 सदस्य राष्ट्र चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान हैं। पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक एससीओ के 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान तथा मंगोलिया है। एससीओ के 6 संवाद भागीदार आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की हैं। भारत को 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, जबकि 2017 में अस्ताना में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया है। कहाँ पर? अस्ताना। नेक्स्ट देखते हैं, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन। तो ये I2U2 में कौन कौन से देश हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के शासनाध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यायर लॉपिड, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हैं। इसमें इंडिया और इजराइल है और यूएसए और यूएई है। प्रथम I2U2 शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहा। भारत के संदर्भ में 2 प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा की गई। भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। यूएई ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने हेतु भारत में $2 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। विदित हो कि यूएई वर्ष 2023 में UNFCCC COP28 का मेजबान देश भी है। I2U2 समूह ने गुजरात के द्वारका में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की है। कहाँ पर? द्वारका में। इस परियोजना में 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता शामिल है। इस अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु अमेरिकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले ही व्यवहार्यता अध्ययन के लिए लगभग $330 मिलियन का वित्त पोषण किया है। यह परियोजना भारत के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य में जो है वो योगदान देगी। भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट है। कब तक? 2030 तक। देख लेते हैं I2U2 समूह, 4 देश शामिल हैं। यहाँ 12 से I2 से अभिप्राय भारत और इजराइल है, वहीं U2 से अभिप्राय जैसा कि बताया संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से है। 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपयुक्त 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना की गई थी। चूँकि I2U2 समूह पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया को अमेरिका से जोड़ता है, अतः इस समूह में शामिल प्रत्येक देश एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 48वां G7 शिखर सम्मेलन। 26 से 28 जून 2022 के मध्य 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? जर्मनी ने। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन स्लॉस एल्माउ बावेरियन आल्प्स जर्मनी में संपन्न हुआ है। इस जगह याद रखिएगा, स्लॉस एल्माउ बावेरियन आल्प्स जर्मनी में संपन्न हुआ। 2022 में यह 7वां अवसर था जब जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके पहले 1978, 1985, 1992, 1999, 2007 तथा 2015 में जर्मनी ने G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया है।
कौन सा अवसर है ये? 7वां अवसर। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में G7 सदस्यों जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के नेताओं ने भाग लिया है। इसके अतिरिक्त जर्मनी द्वारा आमंत्रित अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका तथा यूक्रेन ने भागीदार देशों के रूप में भाग लिया है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। उल्लेखनीय है कि जर्मनी द्वारा G7 की अध्यक्षता जो है वो प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड के केंद्रीय विषय पर आधारित थी। इसका थीम जरूर याद रखिएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान जलवायु संकट की वैश्विक प्रतिक्रिया के रूप में खुला एवं सहयोगी क्लाइमेट क्लब स्थापित करने पर भी सहमति बनी है। अगर पूछता है क्लाइमेट क्लब की अवधारणा कहाँ से आई, तो ये G7। उल्लेखनीय है कि G7 देशों द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से मई 2022 में खाद्य संकट की प्रतिक्रिया स्वरूप ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी की स्थापना भी की गई है। 1 जनवरी 2023 से जापान G7 का अध्यक्ष है और 49वां जो G7 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ होना है? हिरोशिमा में होना है 19 से 21 मई के मध्य। सम्मेलन के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन हैं, इन्हें देखते हैं। नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। 13 मार्च 2023 को नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। क्या नाम है इनका? रामचंद्र पौडेल। वर्ष 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद यह देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। 17 मार्च 2023 को जनता समाजवादी पार्टी के नेता राम सहाय प्रसाद यादव जो है वो नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन है? राम सहाय प्रसाद यादव, ये उपराष्ट्रपति हैं और रामचंद्र पौडेल जो हैं वह राष्ट्रपति हैं। वियतनाम में भी राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है 2 मार्च को। इस चुनाव में वो वैन थुओंग वियतनाम के जो है नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो वैन थुओंग राष्ट्रपति हैं वियतनाम के और इन्होंने गुमेन जुआन फुक का स्थान लिया है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। शी जिनपिंग पुनः चीन के राष्ट्रपति बने हैं। मार्च 2023 में शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने हैं। शी जिनपिंग माओ जेडांग के बाद चीन के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। नाइजीरिया राष्ट्रपति चुनाव 25 फरवरी 23 को हुआ है। इस चुनाव में बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू 36.6% मत प्राप्त करके विजयी रहे हैं। 29 मई 23 को टिनुबू जो है वो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो जो टिनुबू हैं ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री देख लेते हैं। 1 फरवरी 23 को मैनुएला रोका बाटे इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। मैनुएला रोका बोटे। बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव 2023 फरवरी 23 में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल 23 को समाप्त होने के उपरांत जो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं ये राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। साइप्रस राष्ट्रपति चुनाव 2023। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स करीब 51% मतों के साथ साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं।
क्या नाम है? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति चुनाव देख लेते हैं। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ? 18 जनवरी 2023 को। इस चुनाव में नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्रा पावेल विजयी रहे। पेट्रा पावेल ने 9 मार्च को राष्ट्रपति का पद जो है ग्रहण किया है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री देख लेते हैं। 25 जनवरी 23 को क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार जो है वो ग्रहण किया है। 41वें। क्या नाम है? क्रिस हिपकिंस। विदित हो कि क्रिस हिपकिंस ने यह पद तत्कालीन प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डने के त्यागपत्र के पश्चात ग्रहण किया है। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री चुनाव अक्टूबर 23 में घोषित हुआ था। नेपाल के नए प्रधानमंत्री 26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इस पद पर इन्होंने शेर बहादुर देउवा का स्थान लिया है और उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यावती भंडारी ने शपथ दिलाई है। पुष्प कमल दल प्रचंड जो हैं सीपीएन माओवादी दल के नेता और अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व 2008-9 तथा 16-17 तक ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे। आयरलैंड प्रधानमंत्री चुनाव देख लेते हैं। 17 दिसंबर 2022 को आयरलैंड की संसद के निचले सदन लियो वरडकर को प्रधानमंत्री चुना गया है। लियो वरडकर का प्रधानमंत्री के तौर पर यह दूसरा कार्यकाल है। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? लियो वरडकर। ध्यातव्य हो कि जो लियो वरडकर हैं यह भारतीय मूल यानी कि महाराष्ट्र के हैं, इसलिए से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। 7 दिसंबर 2022 को डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इस पद पर इन्होंने पेड्रो कैस्टिला का स्थान लिया है। फिजी में आम चुनाव हुए हैं। दिसंबर 2022 में फिजी में संसदीय आम चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव के बाद पीपुल्स अलायंस पार्टी के नेता सितिवेनी राबुका प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किए हैं। मलेशिया का देख लेते हैं। 24 नवंबर 22 को अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। अनवर इब्राहिम कहाँ के हैं? मलेशिया के। इस पद पर इन्होंने इस्माइल साबरी याकूब का स्थान लिया है। इसमें और कुछ खास नहीं है, देख लेते हैं। स्लोवेनिया राष्ट्रपति चुनाव 13 नवंबर को नताशा पिर्क मुसर स्लोवानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। क्या नाम है? नताशा पिर्क मुसर। कहाँ की हैं ये? स्लोवानिया की। डेनमार्क में भी चुनाव हुए हैं। 1 नवंबर 22 को डेनमार्क में आम चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी विजयी रहा और सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी की जो नेता हैं वो कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सेन और ये प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर इनका यह दूसरा कार्यकाल है। मेटे फ्रेडरिक्सेन डेनमार्क की दूसरी महिला और सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। महिला प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन जो है वो डेनमार्क की दूसरी महिला और सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री हैं। इजराइल विधायी चुनाव 2022 देख लेते हैं। 1 नवंबर 22 को इजराइल में 120 सदस्य वाले नेसेट हेतु चुनाव संपन्न हुए हैं। वहाँ की विधायिका किस नाम से जानी जाती है? नेसेट। इस चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू को लिकुड पार्टी इनका नाम है, इन्हें सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई है और यही जो है प्रधानमंत्री के पद पर शपथ भी ग्रहण किए। ऋषि सुनक, ये इम्पोर्टेंट है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। 25 अक्टूबर को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा। इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के वो पहले ब्रिटिश और हिंदू प्रधानमंत्री हैं। ब्राज़ील का आम चुनाव देख लेते हैं। अक्टूबर 22 में ब्राज़ील में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेशनल कांग्रेस आदि के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में
लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, उन्होंने 1 जनवरी 23 से पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व 2003 से 2010 तक ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कोलंबिया राष्ट्रपति चुनाव देख लीजिए। 7 अगस्त को गुस्ताव पेट्रो ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इनका नाम जान लीजिए बस, गुस्ताव पेट्रो। कहाँ के हैं? कोलंबिया के। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में। 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ है। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। माउंट मेरापी की ऊंचाई 2911 मीटर है और यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इतना पूछेगा कि माउंट मेरापी कहाँ का है, तो बस इंडोनेशिया याद रखिएगा। चक्रवात फ्रेडी देख लीजिए। 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर तट पर लैंडफॉल किया है। तो इसकी प्रकृति कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। और कहाँ पर नुकसान किया है या लैंडफॉल हुआ है? तो मेडागास्कर। इस चक्रवात के प्रभाव से मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया तथा रियूनियन द्वीप पर इसका प्रभाव जो है देखा गया है। फ्रेडी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ तथा दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके मेडागास्कर में लैंडफॉल किया। यह अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक करीब 34 दिन रहने वाला चक्रवात है। नासा के अनुसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी भी दक्षिणी गोलार्ध के तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात ऊर्जा होने का रिकॉर्ड बनाया है। अब देख लेते हैं कि संचित चक्रवात ऊर्जा क्या होता है। उल्लेखनीय है कि संचित चक्रवात ऊर्जा एक ऐसा सूचक है जो किसी चक्रवात के जीवन काल के दौरान उससे संबद्ध पवन ऊर्जा की कुल मात्रा को मापता है। इस चक्रवात को बहुत गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया। नाम किसने दिया, ये जरूर पूछता है। तो इस चक्रवात को 6 फरवरी 23 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा फ्रेडी नाम दिया गया है। चक्रवात गैब्रियल देख लेते हैं। इस पर स्टार लगाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। 11 फरवरी 23 को चक्रवात गैब्रियल ने न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया है। प्रारंभ में यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो न्यूजीलैंड में उपोष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया। और इसको गैब्रियल नाम किसने दिया? ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने। इस चक्रवात को गंभीर श्रेणी 3 के तहत रखा गया है। यह चक्रवात 1968 में आए चक्रवात गिसेल के बाद न्यूजीलैंड से टकराने वाला सबसे घातक चक्रवात रहा। तुर्की और सीरिया में भूकंप। 6 फरवरी 23 को दक्षिण एवं मध्य तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का अति गंभीर भूकंप आया। भूकंप का अधिकेंद्र जो है वो दक्षिण मध्य तुर्की में गाजियान्टेप शहर के पास स्थित था। इस शहर का लोकेशन मैप पे जरूर देखें। इस भूकंप से दोनों देशों के लगभग 57,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 6 फरवरी 23 को ही भारत सरकार द्वारा दोनों देशों में त्वरित राहत और बचाव अभियान के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत ने मलबे के नीचे फंसे लोगों की पहचान के लिए गरुण एरोस्पेस के ड्रोन, द्रोणी तथा डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया था। भारत ने राहत सामग्री तथा राष्ट्रीय रक्षा प्रतिक्रिया बल को भेजने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर 3rd विमान का सहारा लिया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान भारत ने पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा संचालित किया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया है। जोशीमठ भू धसाव। जनवरी 2023 में इसरो की एक रिपोर्ट में जोशीमठ में 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के मध्य
5.4 सेंटीमीटर भू धसाव का खुलासा किया गया। ध्यातव्य है कि जो जोशीमठ है यह उत्तराखंड के चमोली जिले में एक छोटा सा शहर है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2022 के मध्य जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर का धसाव उत्पन्न हुआ। इसरो ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कार्टोसैट 2S उपग्रह का सहारा लिया है। विदित हो कि जो जोशीमठ है वो भारत के भूकंपीय जोन 5 में स्थित है। चक्रवात मैंडस देख लेते हैं। पहले एक चक्रवात पूछ लेता था, अब 3-4 चक्रवात एक साथ दे देता है और जहाँ पर आए हुए होते हैं उन देश को या उस स्थान को दे देगा और फिर कह देगा कि आप इन्हें मिलान करें। तो जब आप पढ़े रहोगे तो ही कर सकते हो। तो चक्रवात एक जगह लिख लें और इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है इसे ज़रूर ध्यान से देखें। चक्रवात मैंडस 9 दिसंबर 22 को भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैंडस टकराया था। इसका लैंडफॉल क्षेत्र मामल्लपुरम तमिलनाडु के आसपास रहा। भारतीय मौसम विभाग द्वारा इस तूफान को बहुत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में शामिल किया गया और इस चक्रवात का नामकरण किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। मैंडस का अरबी भाषा में अर्थ होता है खजाने का पिटारा। नेक्स्ट है सितरंग चक्रवात। 24 अक्टूबर 22 को चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश के दक्षिणी भूभाग में लैंडफॉल किया है। इसने बांग्लादेश के अतिरिक्त भारत, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय राज्यों को प्रभावित किया। इस चक्रवात को सितरंग नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया। सितरंग एक थाई सरनेम होता है। स्पंज विरंजन देख लेते हैं। जून 2022 में न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्री तट पर स्पंज विरंजन की एक घटना देखी गई है। स्पंज विरंजन की अब तक यह सबसे बड़ी घटना है। समुद्री स्पंज घने सरंध्र युक्त जलीय जीव हैं। स्पंज जल की बड़ी मात्रा को शुद्ध कर सकते हैं। प्रवाल की तरह स्पंज को भी अधिक तापमान के कारण विरंजन का खतरा होता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब आर्थिक परिदृश्य हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।